तो बड़ों को प्रणाम और छोटों को ढेर सारा स्नेह, दुलार और आशीर्वाद। ये कहानी है इंसानी क्रूरता की। इतिहास में कई ऐसे क्रूर शासक हुए जिन्होंने बहुत सारी अमानवीय घटनाएं की और क्रूरता की हदों को पार किया। उन्हीं में से एक क्रूर शासक हुआ जिनका हम सभी नाम जानते हैं, जिसका नाम था चंगेज़ खान। गेंघीस खान के नाम से भी इसे जाना जाता है। क्रूरता इतनी और इतना भयानक वो था कि उसके मर जाने के 20 साल के बाद भी उसका सिंहासन वैसे ही चलता रहा। उसके नाम के कारण उसका सिंहासन मरने के 20 साल तक सुरक्षित रहा। बहुत सारे अत्याचार उसने किए, बहुत सारे राजाओं को जीता और डर इतना, खौफ का माहौल इतना था कि कहा जाता है कि दुनिया के 22% भूभाग पर उसका कब्जा था। खौफ इतना था कि उसके आक्रमण से पहले ही राजा सिंहासन छोड़ देते थे। एक ऐसे क्रूर शासक की कहानी आज आपके सामने लाया हूँ। ये वही चंगेज़ खान था जिसने चाइना के अंदर लाशों की दीवार खड़ी की थी। उसका मानना ये था कि जहाँ से मैं गुजरूँ वहाँ कुछ भी ना बचे, कुछ भी शेष ना बचे। यहाँ तक कि छोटे-छोटे बच्चों, औरतों, किसी पे अबोध बालकों तक पे उसने रहम कभी नहीं खाया। रहम उसके मन के अंदर थोड़ा भी था ही नहीं। तो ये कहानी उस शासक की। उसका बचपन कैसे बीता इसमें मैं नहीं जाऊँगा क्योंकि फिर कहानी बहुत लंबी हो जाएगी। लेकिन एक ऐतिहासिक घटना उसके साथ जुड़ी हुई है जो आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि चंगेज़ खान एक बार शिकार पे निकला और मंगोलिया का रहने वाला था। मंगोलिया में आज भी लोग बाज पालते हैं। तो उस टाइम चंगेज़ खान का भी जो वफादार साथी था वो बाज था। मंगोलिया का एक सिंबल भी है ये बाज, ईगल। तो उस टाइम जब वो शिकार पे अपने साथ निकला था तो उसका वफादार बाज भी उसके साथ था। हुआ ये कि शिकार पे चलते चलते बहुत देर हो गया और शिकार मिला नहीं। तो बाकी लोग लौटने के लिए कहने लगे, तो बाकी लोगों को उसने लौटने का आदेश दिया। लेकिन जैसा कि उसकी प्रवृत्ति थी कि जिस काम के लिए वो तत्पर रहता वो काम करके ही मानता था। तो वो शिकार पे अकेले ही निकला। कुछ दूर जाने के बाद रास्ते में उसे प्यास लगी। प्यास लगी तो वो अब पानी की तलाश में इधर-उधर भटकने लगा। भटकते-भटकते उसको एक ऐसा पानी का सोता दिखा जहाँ से कुछ पानी की बूंदें टपक रही थी। उसने अपने प्याले को निकाला और उस झरने के उस सोते के पास गया और वहाँ पे जो बूँद-बूँद पानी टपक रहा था उसमें उसने पानी को रोकना चालू किया। उसने जैसे ही देखा कि उसका जब प्याला भर जाता है तो उसका बाज कहीं से उड़ता हुआ आता है और उसे ठोकर मार देता है। ठोकर मारने से प्याला गिर जाता है ज़मीन पे, जितना पानी उसने इकट्ठा किया था फिर गिर जाता है। फिर वो सोचता है कि अब इसको क्या बोलूँ? नहीं जानता होगा। तो फिर दूसरी बार वो पानी को इकट्ठा करता है, दूसरी बार भी यही किस्सा होता है, बाज पानी को मार देता है उस बर्तन को और वो प्याला गिर जाता है। तीसरी बार इकट्ठा करता है, चौथी बार जब इकट्ठा करता है और चौथी बार जब उस प्याले को टक्कर मार देता है, वो गिर जाता है। तो उसे, हालाँकि था ही बेरहम, तो अपने तलवार से निकालता है और उसने अपने उस वफ़ादार साथी का उस दिन वो कत्ल कर देता है। फिर अचानक से जब वो उसको मार देता है तो देखता है कि वो जहाँ से बूँद-बूँद पानी की आ रही थी, वो पानी रिसना भी बंद हो जाता है। तो वो ऊपर चढ़ के देखता है जहाँ से वो पानी आ रहा था। ऊपर चढ़ के देखता है तो जहाँ वो पानी था मेन, जहाँ पे इकट्ठा हुआ था, वहाँ पे कई साँप उसके अंदर गिरे हुए थे। तो उस दिन वो अपने ऊपर पछताता है और वो सोचता है कि मैंने क्रोध में किसी अपने को आज ले लिया। मतलब क्रोध क्या कर सकता है? उस दिन बहुत पछतावा उसे होता है एक बेरहम शासक को, और ये कहानी हमें ये सीखने को देती है कि हमारा क्रोध हमसे क्या करवा सकता है। तो कुछ भी करने से पहले ज़रूर सोचें और ज़रूर विचार करें, और अपनों के अपराध भी अगर हों तो उन्हें क्षमा करें। एक दूसरी कहानी जो आपसे शेयर करना चाहूँगा, कहानी शायद आपने सुनी होगी, आपने बहुतों ने सुनी होगी, लेकिन जो नहीं सुने हैं ये उनके लिए। मैं अक्सर उन कहानियों को शेयर नहीं करता हूँ जिसे लोगों ने सुना होता है। मैं आपके लिए रेयर कहानियाँ ही लेके आता हूँ, लेकिन ये उचित है कि इस कहानी को आज शेयर करूँ ताकि आप लोग ये भी समझ सकें कि अगर हम ज़रूरत से ज़्यादा चाह पालते हैं तो क्या होता है। तो ये कहानी है मैटिल्डा की, मैटिल्डा लोज़ेल की। मैटिल्डा लोज़ेल जो कि एक बहुत प्यारी सी सुंदर सी लड़की, उसका एक ही सपना होता है कि किसी अच्छे घर में मेरी शादी हो, बहुत सारा दान दहेज मुझे मिले। संयोगवश, जैसा कि बहुत लोग उम्मीद करते हैं और होता उसके विपरीत है, इसके विपरीत हुआ। उसकी शादी होती है एक सामान्य से परिवार में और उसका पति एक ऐसे इंसान से उसकी शादी होती है जो एक मामूली क्लर्क है। फिर भी क्लर्क होने के बावजूद जो मिस्टर लोज़ेल हैं वो मैटिल्डा को बहुत मानते हैं, बहुत ही प्यार करते हैं। वो चाहते हैं कि अपनी पत्नी को हर तरह से खुश रखें। तो एक दिन ऐसा होता है कि लोज़ेल को एक इन्विटेशन मिलता है शादी का, और वो बड़े खुश ऑफिस से उस इन्विटेशन को लेकर के आते हैं कि चलता हूँ, मैटिल्डा को दूँगा, मेरे साथ कहीं घूम फिर लेगी, इसका मन बहल जाएगा।
जब मैटिल्डा के पास आते हैं, उस इनविटेशन को देते हैं, तो मैटिल्डा उसको देख करके बहुत ज़्यादा खुश नहीं होती है। तो वो उसका कारण पूछते हैं जब उससे, तो वो बताती है कि मेरे पास उस इस शादी के फंक्शन में पहनने के लिए कोई अच्छा सा कपड़ा नहीं है। तो मैं जब लोगों के बीच जाऊंगी और इसको अपने पुराने कपड़ों को पहनूंगी तो मुझे अच्छा फील नहीं होगा, इसलिए आप ही जाएं। अगर आपको किसी ले जाना है किसी और को अपने साथ तो लेके जा सकते हैं। तो उनको ये बात थोड़ी चुभती है और फिर वो कहते हैं कि मैटिल्डा बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। मैटिल्डा कहती है कि मेरे लिए एक अच्छा ड्रेस ला दीजिए। तो वो पूछते हैं कि एक अच्छा ड्रेस तुम्हारे पसंद का कितने का आएगा। तो वो कहती है कि 400 फ्रैंक का आएगा। तो हालांकि उन्होंने 400 अब तक जमा किए थे, उनको एक अपने शिकार के लिए एक गन खरीदनी थी ताकि वो अपने दोस्तों के साथ, उनके बाकी दोस्त भी जाते थे तो वो सोचते थे कि अगर मेरे पास भी कभी गन होगी तो मैं भी जाऊंगा शिकार पे, तो इसलिए वो उसके लिए 400 फ्रैंक अब तक जमा किए थे। लेकिन उसकी परवाह नहीं करते हैं, वो कहते हैं कि परिवार को पहले रखते हैं और अपना 400 उसको देते हैं और कहते हैं जाओ अपने लिए एक अच्छी सी ड्रेस खरीद लो। मैटिल्डा खुशी खुशी जाती है, एक प्यारा सा ड्रेस खरीदती है, उसको पहन के बहुत ही खुश हो जाती है। अब वो बोलते हैं कि अब तो चलने के लिए रेडी हो, तो बोलती है कि बस एक कमी रह गई है कि इसके ऊपर पहनने के लिए कुछ नहीं है मेरे पास। वो उसको फिर सजेस्ट करते हैं, कहते हैं कि अब मेरे पास तो जितने पैसे थे वो मैंने तुमको दे दिए, अब मेरे पास पैसे नहीं हैं। हाँ, एक सलाह तुमको दे सकता हूँ कि तुम्हारी एक दोस्त हैं फॉरेस्टियर, जिनके पास बहुत सारे गहने हैं, उनसे अगर एक ज्वेलरी तुम ले सको, मांग सको, तो शायद ये अच्छा ऑप्शन होगा। मैटिल्डा खुशी से बिल्कुल झूम जाती है और कहती है हाँ वो तो मेरी बहुत प्यारी सहेली है, वो तो ज़रूर दे देगी मुझे। जाती है फॉरेस्टियर के घर, फॉरेस्टियर उसको 2-3 गहने दिखाती है, लेकिन मैटिल्डा वही उसको उसकी नज़र में वो भाता नहीं है। तो मैटिल्डा कहती है कि क्या मैं तुम्हारे जहाँ पे सब गहने रखे हुए हैं उस बॉक्स को देख सकती हूँ। फॉरेस्टियर बिल्कुल वो हामी भर देती हैं अपनी। और फिर वो जाती है मैटिल्डा, उनके गहनों को देखती है और उसमें से एक डायमंड नेकलेस होता है जो उसको बहुत अच्छा लगता है, प्यारा लगता है, उसको लेकर के आती है। तो कहती है क्या इसे मैं ले सकती हूँ और जैसे ही उत्सव खत्म होगा तुमको लौटा दूंगी। फॉरेस्टियर बोलती है कि कोई बात नहीं, बिल्कुल ले जाओ, ये तो अच्छी बात है कि तुमको कुछ पसंद आया। मैटिल्डा गहने को लाती है, घर पे पहनती है, बहुत खुश होती है, उस ड्रेस के ऊपर बहुत अच्छा वो लगता है। उस दिन वो शादी में जाती है, उस शादी में सारे लोग उसको देखते हैं और बहुत अच्छे से वो डांस करती है। मतलब आज उसे जीवन की असली खुशी मिली। लोग उसे ऐसे देखते हैं जैसे वो बहुत अमीर घर की हो और बार बार उसके गहने के बारे में, उसके ड्रेस के बारे में पूछते हैं, और यही मटिल्डा चाहती थी ज़िंदगी भर, जिसके लिए वो तरसी थी। तो अब उत्सव में ये होता है कि अब रात हो जाता है और जब जाने का समय होता है, तो उसके पति, वहाँ का एक कल्चर है कि उसके कंधे पे जब उत्सव खत्म होता है तो पति कंधे पे एक स्कार्फ डालते हैं। तो डालते हैं जब, तो स्कार्फ को भी जल्दी से वो हटा देती है कि नहीं, ये क्या कौन सी बेवकूफ़ी कर रहे हो, यहाँ तो सब लोग मुझे अमीर समझते हैं और इसको डाल देने से लोग मुझे गरीब समझेंगे, ये कहीं से मैच नहीं कर रहा है, देखो मेरे हीरे के गहने को, नेकलेस को, कितना प्यारा दिख रहा है। और फिर वहाँ से वो लोग कुछ दूर आते हैं, टैक्सी पकड़ते हैं और टैक्सी पकड़ के घर वापस आ जाते हैं। जब घर वापस आते हैं तो मैटिल्डा के मन में ये होता है कि एक बार मैं अपने आप को शीशे में और देख लूँ, मैं कितनी अच्छी लग रही हूँ। शीशे में देखती है तो जब उसके गले पे उसका हाथ जाता है तो देखती है तो नेकलेस गायब होता है। अब मैटिल्डा बहुत ही परेशान हो जाती है, अब अपने पति को बताती है। पति इश्तिहार निकालते हैं अखबार में, बहुत कोशिश करते हैं, पूरे रास्ते में ढूंढते हैं, मतलब 3-4 दिन की छुट्टी लेके वो बेचारा इंसान बहुत मेहनत करता है, लेकिन फिर भी उसका गहना नहीं मिलता। तो वो एक सुझाव फिर देते हैं मैटिल्डा को, कहते हैं कि जाओ अपनी दोस्त फॉरेस्टियर से बोलना कि मुझे 3-4 दिन का वक्त दो, क्योंकि उसका जो नेकलेस है वो कहीं से टूट चुका है, उसको रिपेयर मुझे कराना है। मैटिल्डा ऐसा ही बोलती है और कहती है कि ऐसा करके वो 3-4 दिन का वक्त ले लेती है। और इस 3-4 दिन में जितने सारे मिस्टर लोजेल क्या करते हैं, जो कि मैटिल्डा के पति हैं, कि जहाँ से उधार ले सकते हैं, बहुत हाई रिस्क पे, बहुत हाई इंटरेस्ट रेट पे वो उधार लेते हैं, कैसे कैसे करके सब कुछ अपना गंवा देते हैं उसके ताकि इकट्ठा कर सके कुछ पैसे। क्योंकि उन्होंने एक दुकान पे पता किया था तो उसी तरह का एक ज्वेलरी था सेट, जो कि 40,000 का था, 40,000 का था। तो इस 40,000 रुपये को इकट्ठा करने के लिए उनको ये होता है कि अब एक छोटा सा घर किराए पे लेना पड़ता है और बहुत सारे पैसे लोन पे लेने पड़ते हैं। किसी से कस्में वादे करके, प्रॉमिस करके, कैसे कैसे वो इकट्ठा करते हैं और फिर वो उसी के जैसा एक ज्वेलरी खरीद करके और मैटिल्डा को देते हैं। मैटिल्डा ले जा करके लोजल को, फॉरेस्टियर को दे देती है, जो कि उनकी दोस्त है। इसके बाद क्या होता है, तो इसके बाद ये होता है कि अब मैटिल्डा को गरीबी के दिन देखने पड़ते हैं और इस सब को पूरा करने में वो दूसरों के घर बर्तन धोती है। जो उसके घर में कभी नौकर हुआ करते थे, अब वो दूसरों के घर में नौकर है,
बहुत फटेहाल ज़िंदगी जीती है और उसके जो जो उसकी सुंदरता है वो भी चली जाती है। 10 सालों में इस चिंता फ़िक्र ने उसको एकदम बूढ़ा-सा बना दिया है। अब कहानी का क्लाइमेक्स क्या होता है कि लास्ट में 10 साल अब तकरीबन बीत चुके हैं। मैटिल्डा और उसके पति लोजेल सारा कर चुके होते हैं। एक दिन मैटिल्डा सोचती है कि अब मुझे बाहर निकलना चाहिए, अब तो मैंने लोगों के कर्ज भी चुका दिए हैं। बाहर निकलती है घूमने के लिए तो उसको वही फॉरेस्टियर उसकी सहेली दिखती है। 10 बरस बाद अपनी सहेली को देखती है तो सोचती है कि आज क्यों ना चल के इससे बात करूँ। अब तो मैंने वो सारे दिन बीत गए, सारे कर्जे चुका दिए, तो आज इसको सच बात बता देती हूँ। वो फॉरेस्टियर के पास जाती है और कहती है कि जब मिलती है तो कहती है कि यार क्या तुमने मुझे पहचाना? फॉरेस्टियर कहती है कि नहीं, आप कौन? कहती है कि मैं मैटिल्डा हूँ, तुम्हारी प्यारी दोस्त। कहती है ओ मैटिल्डा, क्या हो गया तुमको? तुम कैसे इतनी मतलब अजीब दिख रही हो? तुम तो बिल्कुल बूढ़ी सी हो लग रही हो बिल्कुल। तो कहती है कि ये सब तुम्हारे वजह से हुआ है। ना मैं उस दिन तुमसे वो हीरे का गहना ले गई होती, ना ये सब। तो वो कहती है कि मुझे थोड़ा डिटेल में बताओ क्या हुआ। वो बताती है कि कैसे कैसे वो उस शादी में पहन के गई थी, वो नेकलेस गुम हो गया था और उसको चुकाने के लिए इसे कितने उधार लेने पड़े। तब फॉरेस्टियर इसे बताती हैं कि उसको माय डियर कह के वो बोलती हैं कि मेरी प्यारी तुम इस बात को समझो। पहले तो मैं तुमको ये बता दूं कि वो हीरे के गहने नहीं थे, हीरे के की तरह दिखते ज़रूर थे लेकिन वो नकली थे और उनकी कीमत महज 50 फ्रैंक थी। तो सोचिए कहाँ 50 फ्रैंक और कहाँ इसने 40,000 फ्रैंक खर्च किए थे। तो अब इसको सुन करके मैटिल्डा क्या सोचती है? मैटिल्डा सोचती है बस एक चीज़ कि चाह अगर हसरत ज़्यादा पाल ली जाए तो उसका अंजाम क्या होता है। तो सही कहा गया कि उतनी पाँव पसारिए जितनी लांबी सोर, उतना ही पैर फैलाइए जितनी लंबी चादर नसीब हो, और ईश्वर के हिसाब से ज़िंदगी को लेकर के चलिए। ईश्वर सही वक्त पे सही चीज़ हमको ज़रूर देगा। बेहिसाब हसरतें न पालिए, अपनी ज़िंदगी सुधारिए। थैंक यू इतने सब्र के साथ कहानी को सुनने के लिए। आप सब अपनी ज़िंदगी में आनंदित रहें, प्रफुल्लित रहें, प्रसन्न रहें। धन्यवाद।